Hello students, I am Gopal Kumar and I am from the Department of Electrical Engineering. In my teaching career of about 5 years, I guided students of different engineering competitive exams like GATE, ESE, PSUs, SSC, JEE and students preparing for semester examinations as well. And of course, I am very glad to be with you all. Techno Herald Online is a group member of Techno Herald, a reputed name in the field of engineering educations involved in GATE, ESE coaching since last 8 years. It produces a number of All India ranked students every year. It's our great pleasure to launch online classroom for those students interested to get result oriented and career focused education. Our mission is quality at top priority and to build relation of trust. Each classroom session is designed in interesting way and students' feedback will be considered as a valuable asset. We don't expect only comments of appreciation, but we will wait to have suggestions from your side to take corrective actions in the coming classes. In the course, the whole syllabus is covered in attractive way which will motivate you to be attentive. More than sufficient numerical problems have been solved with innovative ideas. Graphical representations have been depicted for concept. Doubt clearing sessions have been framed to be provided to you, etc. In the initial phase, online class will be provided on the YouTube channel for few days and then you can enjoy the classes through our website or mobile apps. Joining us will be beneficial for you and I will heartily suggest you to be enrolled as our students and to be sure about your academic future. Hi everyone, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी, राइट? तो ये जो नेटवर्क थ्योरी है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज ये नेटवर्क थ्योरी आपका बेसिक क्लियर करेगा और आप ऐसा बोल सकते हैं दिस इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इफ़ वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग देन दिस नेटवर्क थ्योरी इज़ द फाउंडेशन, राइट? इफ़ यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो आपको पावर सिस्टम हो या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल मशीन हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ये सारा सब्जेक्ट जो भी है इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी, राइट? सो नेटवर्क थ्योरी से अगर मैं बात करूं तो गेट के अंदर 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? और ईएसई के अंदर अराउंड 20 to 25 मार्क्स इन प्रीलिम्स एग्जाम, क्लियर? और मेंस में 60 to 40 मार्क्स के बीच क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा ही आता है, उससे कम नहीं आएगा. बट दिस इज़ नॉट द ओनली एडवांटेज ऑफ नेटवर्क थ्योरी. इसका एक और अनदर एडवांटेज ये है कि अगर आपका नेटवर्क थ्योरी क्लियर है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप पावर सिस्टम के या इलेक्ट्रिकल मशीन के आप डायरेक्टली नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो. सो अगर मैं बात करूँ सो इट कंप्राइजेज अ वेटेज ऑफ अराउंड 20 to 25 मार्क्स इन गेट एग्जाम. डायरेक्टली छोटा सा कॉन्सेप्ट मशीन का होगा बट होल कॉन्सेप्ट नेटवर्क थ्योरी का होगा. इन द सेम वे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बोल सकते हो, अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लग रहा है बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट उसमें नेटवर्क थ्योरी का लगेगा. दैट्स वाई दिस सब्जेक्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल ECE एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, राइट? देखो अब सवाल है कि इस सब्जेक्ट के अंदर अपन पढ़ने क्या वाले हैं. सो द सिलेबस आर बेसिक. जो मैं पढ़ाऊंगा आपको सबसे पहले बेसिक डिस्कस करूंगा, राइट? देखो बेसिक पे बहुत ही ज़्यादा आपको फोकस करना, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन द बेसिक, राइट? आपको इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है इस वाले पार्ट पे. आपको पता है बेसिक, आपको लगता है बेसिक आ रहा है फिर भी आपको बहुत फोकस करना है, क्लियर? और देखिए गेट में जो सबसे डराने वाला आपका टॉपिक है ना ये ट्रांजिएंट एनालिसिस, ये बहुत ही आसान है ना? आप इसको अगर अच्छे से करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे ना. तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से. ये ट्रांजिएंट को आप ले सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एसी एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपके मशीन और पावर सिस्टम वाले पार्ट में काम आने वाला है, क्लियर है? तो ये सारा का सारा नेटवर्क थ्योरी कहीं ना कहीं काम आ रहा है, क्लियर है? 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं ट्रांजिएंट से, 1 क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी से गेट के एग्जाम के अंदर. ईएसई के एग्जाम के अंदर सारे सिलेबस से क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, क्लियर है? ये जो बेसिक वाला पार्ट है ये आपका जेईई एग्जाम वगैरह जो भी है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्लियर है? आप किसी भी ब्रांच के हो बेसिक वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा, राइट? तो देखो बेटा बेसिक के अंदर जो अपन पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, KCL, KVL और
सुपर नोड एनालिसिस, सुपर मेश एनालिसिस, यहां आपको प्रॉब्लम होगी सुपर नोड और सुपर मेश एनालिसिस में, राइट। तो इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से क्या होता है दोनों। फिर सर्किट एलिमेंट क्या है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। फिर आपके पास सोर्स क्या है, डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, क्या आपके पास सोर्सेज हैं, राइट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट डिस्कस करेंगे, क्लियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट में क्या डिस्कस करेंगे भाई, किस तरह से आप एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद डिस्कस करने वाले स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, स्टार से डेल्टा में नेटवर्क को कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे इसमें नोडल एनालिसिस, थोड़ा सा पावर के बारे में भी डिस्कशन इसमें करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद नया चैप्टर अपना आने वाला है टू पोर्ट नेटवर्क, राइट। टू पोर्ट नेटवर्क के बाद डिस्कस करेंगे नेटवर्क थ्योरम्स, ट्रांजिएंट एनालिसिस, एसी एनालिसिस, फिर डिस्कस करेंगे थ्री फेज सर्किट, ग्राफ थ्योरी एंड रेजोनेंस, क्लियर है। अब देखो इसमें जो अपन डिस्कस किस ऑर्डर में करेंगे, तो पहले बेसिक करेंगे, बेसिक के बाद मैं थोड़ा सा आपको एसी एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, फिर अपन नेटवर्क थ्योरम करेंगे, उसके बाद ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे, फिर टू पोर्ट नेटवर्क एंड देन आफ्टर थ्री फेज सर्किट, ग्राफ थ्योरी और रेजोनेंस। ये दोनों जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए है बस, बाकी सारा जो है ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले के लिए भी सेम सिलेबस है, सिर्फ ये दोनों छोड़ देंगे उसके अलावा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक, राइट। बेसिक क्या है, बेसिक, इसमें फर्स्ट सब हेडिंग होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए चैप्टर आया क्या, नेटवर्क थ्योरी, है ना। तो नेटवर्क थ्योरी में ये नेटवर्क क्या है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज नेटवर्क। सम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो पहला टर्म आएगा कि नेटवर्क क्या होता है। तो यहां से बात करते हैं सबसे पहले नेटवर्क क्या है। जैसे कोई भी मैं रजिस्टर लेता हूं, जैसे रजिस्टर ले लिया, इंडक्टर ले लिया, कैपेसिटर ले लिया, इसका इंटरकनेक्शन है। जैसे मैं कोई भी एलिमेंट जैसे बल्ब लेता हूं, ट्यूब लेता हूं, उसका इंटरकनेक्शन करना ही नेटवर्क कहलाता है ना। इट मींस अपन बोल सकते हैं कि नेटवर्क क्या बेटा, नेटवर्क है एनी पॉसिबल इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट का कोई भी पॉसिबल इंटरकनेक्शन। तो क्या लिख सकते हैं अपन कि एनी पॉसिबल, इसको लिख सकते हैं एनी पॉसिबल इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट, राइट। एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट को क्या बोलेंगे, नेटवर्क। फॉर एग्जांपल मैं अगर बना दूं ऐसा टी नेटवर्क, देखो बना दिया, टी नेटवर्क बना दिया। ऐसा भी बोल सकते हो तुम पाई नेटवर्क बना दिया। ये सारा एग्जांपल है इसका, है ना। कोई भी आप बल्ब बना दो, तो ये सारा एग्जांपल हो गया कि आप बोल सकते हो ये टी नेटवर्क हो गया, ये पाई नेटवर्क हो गया, और ये आप बोल सकते हो बल्ब का एग्जांपल बना दिया, है ना। तो ये आपका हो गया, कोई भी पॉसिबल कुछ भी बना सकते हो आप, है ना, किसी को भी मिला दिया तो नेटवर्क बन गया। अब एक टर्म यहाँ पे दिख रहा है मुझे सर्किट, ये क्या है ना। सर्किट क्या है, तो अपन देखते हैं सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस क्या होता है। तो सर्किट बेटा कैसा है, जैसे मैंने बोला क्या ये फैन है, ठीक है। तो इस फैन में अगर मैं पावर दे दूं यहां से, तो फैन को मैंने इनर्जाइज कर दिया और फैन अगर चल रहा है तो इसका मतलब ये क्लोज है। इट मींस अपन बोल सकते हैं कि सर्किट क्या होता है, क्लोज इंटरकनेक्शन होता है एक तरह से। नेटवर्क को आप क्लोज कर दोगे तो आप क्या बोल सकते हैं, सर्किट बोल सकते हैं, क्लियर है। तो यहां से अपन लिखते हैं अब नेक्स्ट कि सर्किट क्या होता है। नेक्स्ट देखो सर्किट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो गया, आप ऐसा लिखो CIRCUIT, सर्किट, राइट। सर्किट क्या हो गया, अ क्लोज इनर्जाइज नेटवर्क को क्या बोलेंगे, सर्किट बोलेंगे, है ना। तो अपन लिख सकते हैं क्लोज इनर्जाइज्ड नेटवर्क। अ क्लोज्ड इनर्जाइज्ड नेटवर्क, फॉर एग्जांपल मैंने अगर ऐसा ले लिया
ऐसा ले लिया, मान लो कुछ भी ऐसा बना दिया, इसको मैंने क्या किया, क्लोज किया एक सोर्स के साथ। सो दिस इज क्लोज इनर्जाइज नेटवर्क, LCR, क्या बोल दिया मैंने, एक VAC सप्लाई है, ठीक है। तो ये क्लोज इनर्जाइज नेटवर्क को क्या बोलेंगे अपन, सर्किट बोलेंगे। बेसिक क्लियर हो गया कि नेटवर्क क्या है, आप कोई भी इंटरकनेक्शन लो, सर्किट क्या है, क्लोज इनर्जाइज नेटवर्क है, ठीक है। अब एक फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं, क्या होता है फंडामेंटल पार्टिकल, चार्ज। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं कि चार्ज क्या होता है ना। यस, नेक्स्ट क्या होगा, चार्ज। देखो ये सब बेसिक बातें हैं, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब जैसे पहले बताया मैंने कि एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, सर्किट और नेटवर्क। तो देखो EAC में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मैंने बोला कि सर्किट बनाना मुझे, तो उसमें क्या बोला गया, एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया कि ऑल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स आर सर्किट, स्टेटमेंट 1। दूसरा क्या आ गया, ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट आर नेटवर्क्स, ये आ गया। अब पूछेगा कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो मैंने क्या बोला, ऑल सर्किट्स आर नेटवर्क, 100% करेक्ट है, लेकिन सारे नेटवर्क सर्किट नहीं हो सकते, है ना। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉल्स हो गया। तो बेसिक से देखो क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, है ना। तो ये बेसिक का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसी तरह बात करते हैं चार्ज। चार्ज के बारे में क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल पार्टिकल, है ना। कोई भी फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल पार्टिकल है उसको चार्ज बोलेंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं चार्ज को, इट इज इलेक्ट्रिकल property of it is electrical property of electrical particle of which metal consist of, right? Yes, देखो बेटा यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, चार्ज की, है ना। चार्ज क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्टिकल ऑफ विच मेटल कंसिस्ट ऑफ। जैसे मान लो को मैं मेटल लेता हूँ, ये मान लो एक मेटल स्ट्रक्चर है ना। इस मेटल स्ट्रक्चर में बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये एक फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल पार्टिकल है जो मेटल के अंदर पाया जाता है, या बाकी चीजों में भी चार्ज मिलता है। ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर में चार्ज नहीं होता है ना, इंसुलेटर में चार्ज तो होता है, लेकिन उसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो वो क्या होता है कि आपका जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो उस बैंड में जंप ही नहीं कर पाएगा डायरेक्टली, तो हम बोल देते हैं इंसुलेटर है ना। तो इंसुलेटर आप 100% कभी नहीं बोल सकते, है ना। इंसुलेटर के केस में उसका एनर्जी बैंड गैप के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि कौन सा इंसुलेटर कितना स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है। तो देखो अपन बात कर रहे थे चार्ज की, तो मैं यूनिट की बात करूं अगर, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, राइट। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। इसका मतलब अपन बोले कि एक कूलम्ब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1.6 10⁻19, है ना। तो ये आएगा 6.24 10⁻24, सॉरी 24 नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 18 आएगा। तो देखो एक कूलम्ब चार्ज जो अपने पास है, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6.24 10⁻, कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। इट मींस कि एक कूलम्ब चार्ज अगर कहीं पे चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप वहां पे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके आओगे ना, तब एक कूलम्ब चार्ज होगा, है ना। तो ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब बात करते हैं बेटा कि एक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, है ना। चार्ज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल की बात कर ले थोड़ा सा। तो उसमें बस आपको कुछ भी नहीं करना, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, Q इज इक्वल टू NE, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जहां जहां मैं
आपको स्टार लगा दे रहा हूं, उन फॉर्मूलों को आपको मेमोराइज कर लेना है, या जब आप नोट्स बनाएंगे तो उस फॉर्मूले को लिखेंगे, है ना। अभी अपन दूसरे पेन से भी कर लेंगे उसको, दूसरे पेन से उसको मैं सर्कल कर दूंगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं। लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन क्या बोलता है ये, कि चार्ज कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, ना आप इसको क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ना इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्लियर है। तो चार्ज के बारे में तुरंत फटाक से लिख लेते हैं पॉइंट। चार्ज it can neither be created nor be destroyed, है ना। it can only be converted from one form to another. It can only be transferred, it can only be transferred from one body to another body। बस यही है, बहुत ही बेसिक बातें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान के चलो मैं अपने ये हेयर में अगर मैं इसको ऐसे करूंगा और उसके बाद आप एक एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत सारा थिन पेपर को उसको अट्रैक्ट करता था, है ना। तो वो कुछ भी नहीं है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। कॉम्ब को आप जैसे बाल में ऐसे रगड़ते हो, वो भी चार्ज ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है ना। तो ये बेसिक आपको बस पता होना चाहिए। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर है। ये चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल था। अब बात करते हैं बेसिक फंडामेंटल एक और कॉन्सेप्ट किसकी, करंट की। नेक्स्ट बात करते हैं करंट। तो करंट में कुछ भी नहीं, आपको पता है करंट क्या होता है भाई। करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल, है ना। तो आप सीधा सीधा लिखोगे करंट जो है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर मैं इसको और भी लिखना चाहता हूं तो ऐसा बोल सकता हूं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। देखो ये सब आपके एग्जाम में भले ही ना आए, बस इंटरव्यू में लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं कि बेसिक चीजें पूछ ली जाएगी आपसे कि चार्ज क्या होता है बताओ। तो चार्ज का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है ना। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, इसको क्या बोल सकता हूं, करंट को I से रिप्रेजेंट करूंगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो I इक्वल टू dq अपॉन dt। क्लियर है। यूनिट आपको पता है, फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे एक बार, यूनिट इसका एम्पियर है। क्लियर है। तो ये बेसिक आइडिया करंट। अब किसकी बात करते हैं, अब आते हैं अपन थोड़ा सा वोल्टेज। वोल्टेज देखो क्या है, जैसे मान के चलो एक बॉडी है, मेटल की बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने में कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे किसी भी पार्टिकल को फेंकना है अपन को, तो उसमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट इज आल्सो एनालॉगस ऑफ मैकेनिकल सर्किट, है ना। तो इसमें क्या है, आपको एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स कौन देगा, दैट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ईएमएफ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। उसी ईएमएफ को अपन क्या बोलते हैं कि वोल्टेज है। क्लियर है। तो वोल्टेज की बात अगर करें, अगर मैं बात करूं बेटा वोल्टेज की, किसकी बात करूं, वोल्टेज भी है। अब देखो वोल्टेज में क्या है, टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
one position to move an electron from one position to another position in a particular direction an external force is required which is provided by EMF in electrical circuit, है ना। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर बात करें तो उसको मूव कराने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स ईएमएफ की रिक्वायरमेंट होती है ना। इसी ईएमएफ को अपन वोल्टेज बोलते हैं और इसको बोलते हैं V इक्वल टू dW बाई dQ, जूल पर कुलम, है ना। इसका यूनिट हो गया जूल पर कुलम, है ना। ये आपका जूल है, एनर्जी का हो गया, dW और Q चार्ज हो गया, तो जूल पर कुलम। तो ये ध्यान रखना आपको, V इक्वल टू होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, V इक्वल टू dW अपॉन dQ। क्लियर है। देखो बेटा अब क्या है, एक बेसिक आइडिया आपको और देता हूं। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अपन ने यहाँ से नीचे फेंका, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg h1 माइनस h2, कोई भी रेफरेंस ले लो आप, है ना। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मान के चलो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ से h1 हाइट से यहाँ पहुंचा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mg h1 माइनस h2, है ना। अब मान के चलो मैं h1 माइनस h2 यहां से अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं, उठा के इधर ले आता हूं, यहां ले आया, यहां से अपन नीचे फेंका मैंने, ठीक है। ये हाइट अब ऊपर h1 हो गया और इसको रेफरेंस चेंज कर दिया, h2 इधर कर दिया कहीं पे नीचे से। यहां भी अगर पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो mg h1 माइनस h2 ही होगी, है ना। इट मीन्स अगर मैं रेफरेंस चेंज करता हूं, जैसे ये रेफरेंस लिया, यहां एक गैप है, फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों के बीच हमेशा सेम होगा। ऐसा मैंने इसलिए बनाया, देखो यहाँ मैकेनिकल में क्या होता है आपका, अगर मैकेनिकल में बोलूं तो हाइट के चेंज करने पे अगर बीच का डिफरेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। आप रेफरेंस कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी मैं यहाँ 0 पोटेंशियल मानूं, यहाँ 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहाँ 5 मानता हूँ, यहाँ 10 मानता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी सेम है। क्लियर। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज रिमेन्स सेम। क्लियर है। ये बेसिक आइडिया आपको ध्यान रखना है, आगे काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पावर की। पावर, यहां से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, पावर तो सिंपल सा आपको डेफिनेशन पता होगा। क्या होता है पावर? पावर होता है, मान के चलो कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, राइट। यानी कि किस रेट से एनर्जी चेंज हो रहा है ना, टाइम के साथ। और कैसे, मान के चलो ये रजिस्टर है, उसी को पावर बोलेंगे। मान के चलो ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर से मैं बोलूंगा कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट फ्लो हो रहा है तो हीट लॉस होगा, है ना। तो ये हीट लॉस जो आपका हो रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट इज द पावर, है ना। तो पावर को बोल सकते हैं अपन क्या, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। दिस इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं पावर dW अपॉन dt, है ना। तो यहां से बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड, और इसका जो यूनिट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वॉट।
क्लियर है? अब देखो पावर वाले केस में क्या है, अपन इसको और क्या लिख सकते हैं इसको देखते हैं। इस केस में क्या है, अपन लिख सकते हैं इसको ऐसा, dw/dq लिख सकते हो क्या, इनटू dq/dt, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा इसको क्या लिखेंगे आप, dw/dq को लिखेंगे vt और dq/dt को लिखेंगे it। इसका मतलब ये हुआ कि पावर जो है आपका vt इंटू it। क्लियर है? तो बेसिक आइडिया मिला आपको कि पावर को लिखना है भाई अपन को, तो vt इंटू it लिखेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करें, इसको जल्दी थोड़ा सा करेंगे बाइंड अप। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, क्या बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। अपन बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो बेटा बहुत ही आसान है, आपको पता होगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं फैन का। फैन क्या कर रहा है, फैन में सप्लाई दिया मैंने क्या, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। फैन का आउटपुट क्या आ रहा है, मैकेनिकल। मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है, शाफ्ट उसका घूम रहा है। अब देखो हो क्या रहा है, सिर्फ मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है, देयर इज अ हीट लॉस आल्सो प्रेजेंट इन द फैन। इट मींस व्हाटएवर द इलेक्ट्रिकल इनपुट आई एम प्रोवाइडिंग टू द फैन, वो दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, एक हीट में कन्वर्ट होगा और दूसरा किस में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट होगा। इट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैंने इसको क्रिएट भी नहीं किया, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, मैंने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया इनपुट में और उससे आपको क्या मिला आउटपुट में, मैकेनिकल और हीट मिला। क्लियर है? इट मींस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। क्लियर है? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एनर्जी can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another form. क्लियर है? ये बेसिक आइडिया। देखिए सब क्वेश्चन आपके ना इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताओ, है ना। तो उस टाइम पे आपको ये बेसिक पढ़ के जाना है कि ये चीजें क्या होती है। क्लियर है? अब देखो बेटा यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है, देखिए यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि समेशन ऑफ पावर क्या होना चाहिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर डिलीवर्ड या पावर एब्जॉर्ब्ड ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है समेशन ऑफ पावर जीरो, बट इसमें एक कंडीशन लगती है क्या, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है। अब पावर के केस में लोगों में कंफ्यूजन क्या होता है कि वोल्टेज जैसे आपका है, करंट दे रखा है, सर कर पावर एब्जॉर्ब कब होगा, पावर डिलीवर कब होगा। तो इसको अपन एक बेसिक फंडा बना लेते हैं कि ये हमेशा पावर एब्जॉर्ब होगा और ये हमेशा पावर डिलीवर होगा, उसका देखते हैं अपन। और उसके बाद उसमें साइन क्या लेना है, कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। तो एक नोट पॉइंट डालो, एक नोट पॉइंट में तुमको लिखना है कि पावर का साइन क्या है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं एक सर्किट ले लिया मैंने, कोई भी एलिमेंट हो कोई मतलब नहीं अपन को, प्लस माइनस करंट आ गया IT। ठीक है, यहां ये एलिमेंट पावर हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान से समझिए इसको, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे। पावर एब्जॉर्ब करेगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा। वोल्टेज और करंट में देखो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से जब भी करंट इंटर करेगा, है ना, तो हमेशा पावर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करेगा तो पावर
डिलीवर होगा। ठीक है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं पावर एब्जॉर्ब्ड, इसमें अपन प्लस साइन लेंगे। ठीक है, मैं कन्वेंशन बना दिया मैंने। अब इसमें देखिए, अगर ये प्लस माइनस और मैं बोलूं करंट ऐसा है, यहां से आप देखो करंट लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब हो गया ये होगा पावर डिलीवर्ड, इसमें अपन नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, इट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, करंट enters the positive terminal, क्या बोलोगे? करंट इंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल, क्या बोलोगे आप? यहां बोलोगे पावर एब्जॉर्ब्ड, यहां से बोलोगे करंट लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल, क्या बोलोगे भाई? करंट लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल, करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ रहा है तो यहां पे होगा पावर डिलीवर। इसको आप ना हमेशा के लिए ध्यान रखिए, ये आपको काम आने वाला है मशीन में भी, पावर सिस्टम में भी, सारे सब्जेक्ट में काम आने वाला है। करंट इंटर्स पॉजिटिव, करंट लीव नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो बेटा, इन द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इन द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फाइंड द पावर अक्रॉस ईच एलिमेंट। नेटवर्क कहां दे रखा है? नेटवर्क अभी एक बना रहा हूं, यहाँ ले लो आप 10 वोल्ट का सोर्स, यहाँ पे आप एक और सोर्स ले सकते हो, ये ले लेता हूँ मैं 5 वोल्ट का, एक और सोर्स ले लीजिए आप माइनस प्लस 3 वोल्ट का, यहाँ पे आप एक करंट सोर्स ले लीजिए 4 एम्पियर का, यहाँ एक और करंट सोर्स ले लीजिए 3 एम्पियर का, 3 नहीं आप इसको 6 एम्पियर ले लो, और यहाँ पे एक और ले लो आप 8 एम्पियर का। केसीएल केवीएल अपन डिस्कस करेंगे अभी, बेसिक आइडिया आपको होगा थोड़ा सा, उसके बेसिस पे अपन करते हैं। 3 वोल्ट ले लिया, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, 6 एम्पियर, ईच एंड एवरी एलिमेंट के क्रॉस आपको पावर पता करना है। क्लियर है? यही सवाल है। देखो इस सवाल के अंदर बहुत आसान है सॉल्यूशन में सबसे पहले आप हमेशा क्या करेंगे, इस नेटवर्क को वापस रीड्रॉ करेंगे। ये कन्वेंशनल अप्रोच है एग्जाम के लिए, बट अभी अपन क्या करेंगे, इसको रीड्रॉ करते हैं तो अपन सीधा ऐसा बनाएंगे, वापस से बना दिया, इसमें सारा ऑपरेशन करेंगे इसका। कितना भाई? 3 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 4 एम्पियर है, 8 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, 5 वोल्ट है। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं सारे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज और करंट पता कर लूं, सारे एलिमेंट के क्रॉस, तो अपन सीधा सीधा बोलेंगे पावर एब्जॉर्ब जो भी है, अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसके बेसिस पे। तो देखो मैं इस पेन से लिख देता हूं, यहां ध्यान से देखो आप, 4 एम्पियर, यहां 8 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर 6 एम्पियर बाहर आ रहा है, तो इस नोड पे 2 एम्पियर करंट क्या इधर आएगा? आएगा?
8 इधर आ रहा है, 6 इधर जा रहा है, 2 इधर आ गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, 6 इधर आ रहा है, 4 इधर आ रहा है, तो इधर कितना आएगा 6 + 4, यहाँ आएगा 10 एम्पियर। देखो बेटा यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, तो यहाँ गौर से देखो इस नोड पे कितना आएगा इसके पास, आप मिलेगा यहाँ 10 इधर 2 इधर, कितना मिलेगा 12 एम्पियर मिल गया। क्लियर है? अभी जो एलिमेंट के पास वोल्टेज, ये वोल्टेज सोर्स है, टेंशन नहीं है, वोल्टेज सोर्स है, टेंशन नहीं है, वोल्टेज सोर्स है, टेंशन नहीं, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन है। इसके क्रॉस आपको वोल्टेज पता करना है। देखो बहुत ही आसान है, 10 वोल्ट यहाँ है और -10 + 5 कितना वोल्ट आ जाएगा, -10 + 5, तो इसके क्रॉस मिल जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो इससे बात करते हैं, इससे बात करेंगे तो बोलेगा -10 और -3 -13, यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा इसके क्रॉस कितना 13 वोल्ट इस नोड पे। अब इससे पूछा मैंने कि भाई तेरा क्या है, तो इसने बोला -5 इधर है और 13 इधर है, 5 वोल्ट इधर है और 13 वोल्ट मेरे पास इधर है। तो ये बोला कि मेरा जो सर है प्लस माइनस वो इधर है, इसका यहाँ बना देता हूँ प्लस माइनस, और इसके क्रॉस क्या 8 वोल्ट है। क्लियर है? 5 वोल्ट इस पॉइंट पे मिल रहा था और 13 वोल्ट इधर मिल रहा था, तो इस डायरेक्शन में इसको क्या मिलेगा 8 वोल्ट मिलेगा। क्लियर है? सारे एलिमेंट के क्रॉस अपने पास वोल्टेज आ गया और करंट आ गया। अब देखो क्या है, बहुत आसान है, पावर 10 वोल्ट कितना होगा भाई, वोल्टेज 10 करंट 12, 120 वॉट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ध्यान से, प्लस से करंट इंटर कर रहा है, पावर एब्जॉर्ब्ड प्लस 5 वोल्ट की बात करूं कितना हो गया 10 5 जा 50, प्लस से करंट बाहर आ रहा है, देखो माइनस से इंटर कर रहा है और बाहर किससे आ रहा है, प्लस से बाहर आ रहा है ना, तो माइनस बोल सकता हूं इधर, यहाँ पे कितना बोलूंगा 10 एम्पियर का करंट है और वोल्टेज 5 वोल्ट का है, यहां से -50 वॉट। उसके बाद पावर अक्रॉस 3 वोल्ट, 3 वोल्ट वाले को देखो, करंट प्लस से इंटर कर रहा है, यहां से 2 एम्पियर इसके पास आया, बोला मैं इंटर करूंगा पॉजिटिव से, है ना, तो इंटर किया तो 6, 3 2 जा प्लस का 6 वॉट। एब्जॉर्ब में प्लस ले रहा हूं, डिलीवर में माइनस, यही सिखाया अभी। अब बात करूंगा मैं करंट सोर्स की, पावर अक्रॉस, चलो 4 एम्पियर, 4 एम्पियर के क्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस, देखो गौर से, प्लस माइनस, प्लस को करंट लीव कर रहा है, गौर से देखिए, तो होगा 5 × 4 -20 वॉट। माइनस क्यों लिया, माइनस क्यों लिया भाई, प्लस को लीव कर रहा है, लिविंग द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज ऑल्सो लिविंग द पॉजिटिव टर्मिनल, सो 8 एम्पियर के क्रॉस पावर कितना होगा बेटा, 13 × 8 104 वॉट। साइन का क्या बताओ, साइन का अगर यहां से बोलूंगा बाहर आएगा प्लस से माइनस साइन, पॉजिटिव से करंट लीव कर रहा है तो बाहर आ गया माइनस साइन। व्हाट अबाउट दिस, पावर अक्रॉस 6 एम्पियर, हाउ मच, तो ये तो क्लियर है कि 8 × 6 तो होना ही है, 48 भी लिख दोगे, प्लस यहाँ 8 वोल्ट, ये ध्यान देने वाली बात है, प्लस मैंने इसका यहाँ लिखा और करंट यहाँ से देखो, ये ऐसा नहीं है, माइनस को लीव कर रहा है ना, प्लस पे इंटर करेगा, प्लस पे इंटर करेगा तो 48 किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, गौर से देखो क्या क्या हो रहा है, यानी आपका पावर एब्जॉर्ब, अभी मैंने एक थ्योरम बताया था, समेशन ऑफ पावर 0 होना चाहिए। इट मीन्स टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू टोटल पावर डिलीवर्ड होना चाहिए। जितना पावर आपने एब्जॉर्ब किया उसके इक्वल पावर डिलीवर्ड होना चाहिए। चेक करते हैं, प्लस वाला एब्जॉर्ब है भाई 120 + 6 126, 120 + 6 और क्या है प्लस 48, हाउ मच, 48 और 6 54, 174। ठीक है, इसको करोगे आप, और भी कुछ रह गया क्या, हाँ नहीं रह गया। पावर डिलीवर्ड में आप इसमें देखो
इज इक्वल टू डिलीवर वाला माइनस वाला 50 है, 20 है, 70, 104, 104 प्लस 50 प्लस 20 क्या बेटा 174 आ रहा है क्या? ये 174 आ रहा है क्या? इट मीन्स यहाँ से प्रूव हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितना पावर एब्जॉर्ब होगा उतना ही पावर डिलीवर होगा। ठीक है, जैसे मैं फैन का एग्जांपल बताऊं आपको, तो पावर मैंने मान लिया 100 वाट सप्लाई किया, ठीक है, तो 80 वाट पे अगर इसका मोटर चल रहा है, 80 मोटर एचपी में जो भी है, 1 एचपी 764 वाट आप कन्वर्ट कर लोगे, तो ये एचपी में चल रहा है तो इतना वाट मोटर लेगा 80 वाट, और मान के चलो 20 वाट हीट लॉस हो गया। इट मींस ऑलवेज पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू पावर डिलीवर होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट एक बेसिक आइडिया लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ईएससी के मेंस में आ सकता है ऐसा, है ना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, वर्क कर लिया, पावर कर लिया, थोड़ा सा एनर्जी दे देते हैं। एनर्जी की क्या बात है भाई? द कैपेसिटी, जैसे मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरी जो कैपेसिटी है, जितने देर में पढ़ा सकता हूं, दैट इज माय एनर्जी। यानी किसी भी को काम को करने के लिए जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी एबिलिटी है, दैट इज एनर्जी। बेसिक आइडिया, द कैपेसिटी टू डू वर्क, इसको बोल सकते हैं द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी काम को कार्य करने, हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं, है ना। एनर्जी, इसका यूनिट तो आपको पता है, इसका यूनिट क्या है भाई? इसका यूनिट है जूल। ठीक है, अब एनर्जी को अपन कैसे लिख सकते हैं? एनर्जी आप W बोलो, इंटीग्रेशन 0 to T PDT, आप PT लिख लो, टाइम डोमेन में है, यह है एनर्जी। ठीक है, तो बेसिक मैंने देख लिया, क्या क्या मैंने देखा, चार्ज देख लिया क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं सर्किट एलिमेंट। बेसिक का पहला पार्ट क्लियर। दूसरा पार्ट आएगा सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट क्या है? तो जो दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बेसिकली 3 ही सर्किट एलिमेंट है, रेजिस्टर से बना है, या इंडक्टर से बना है, या कैपेसिटर से बना है। तो ये सर्किट एलिमेंट कैन बी कंप्लीटली कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वीआई रिलेशनशिप। क्लियर है? तो सर्किट एलिमेंट को कंप्लीटली कैरेक्टराइज किया जा सकता है वीआई रिलेशनशिप के बेसिस पे। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इसको रब करता हूं, सर्किट एलिमेंट। चलो नेक्स्ट, सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट में क्या बताया कि सर्किट एलिमेंट रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। वीआई रिलेशनशिप बताओगे तो उसको कंप्लीटली अपन एक्सप्लेन कर सकते। कैसे? वो देखिए, एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, इसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। सर्किट एलिमेंट कैन बी completely characterized on the basis of their VI characteristic. क्लियर? किसी भी सर्किट, देखो मैं इससे आपको सारे सर्किट एलिमेंट को कैरेक्टराइज करके बताऊंगा, है ना। सबसे पहला एलिमेंट बात करते हैं, एलिमेंट को फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या अपने पास है? रेजिस्टर। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम मतलब इंटरव्यू में, रेजिस्टर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जो हीट लॉस करता है, जिसमें हीट लॉस होता है। तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है, फ्लो अपोजिशन होता है किसके? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यही रेजिस्टेंस होता है। यानी कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट,
It is the property of electrical circuit element which offers the flow of electron, which offers the opposition of flow of electron, right? तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि इसका एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, it is the property of electrical circuit element which offers opposition to flow of इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? बस ऐसा लिख सकते हैं। और मैंने बोला कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक पे क्या, तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे भी डेफिनेशन दिया सकता है कि इफ वोल्टेज ऑफ एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to current flowing through it. If voltage of an element is directly proportional to current flowing through it, then element is said to be resistor। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपके इंटरव्यू में काम आ सकता है। बेसिक चीजें पूछते हैं वो, रेजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। अब देखो इसमें अब बोलूं मैं यूनिट, आपको पता है ओम, सिंबल। अच्छा एक चीज बताइए, रेजिस्टर का जो सिंबल होता है वो ऐसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे ये मेटल है, इस मेटल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा रैंडम होता है ना। तो उस रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या बना दिया ऐसा, ये रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के रैंडमनेस को, है ना। तो ये रजिस्टर का सिंबल हो गया। नेक्स्ट अगर देखो बेटा, अगर मैं इसमें बात करता हूँ किसी भी सर्किट एलिमेंट में एक रजिस्टर लगाता हूँ, फिर बात करते हैं। जैसे ये रजिस्टर मैंने एक सर्किट एलिमेंट में लगा दिया, ये बोला वोल्टेज सोर्स है, ये रेजिस्टेंस। क्लियर? मैं बोलूंगा इसके क्रॉस आप पावर बताइए, तो मुझे पावर का एक फॉर्मूला पता है, वी आई, वी इक्वल टू क्या होगा, करंट आई मान लो फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज आई इंटू आर इंटू आई, इट मीन्स वी कैन राइट इट एज आई स्क्वायर आर। पावर लॉस अक्रॉस द रजिस्टर आई स्क्वायर आर। क्लियर है? अब मैं बात करूं इसके क्रॉस एनर्जी की, इसके क्रॉस एनर्जी की बेसिक आइडिया क्वेश्चन बन जाते हैं जेईई एग्जाम, 0 to t, मैंने बोला पी डी टी है, वेरी गुड। सो दिस इज 0 to t पावर आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, राइट। सो वी कैन राइट इट एज आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो यहाँ से भी लोग, कुछ लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन निकाल देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो ये जो W है ना, ये एनर्जी है, इसको बोल सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्क्वायर ऑफ करंट इज रेजिस्टेंस, है ना। ऐसा बोल देते लोग कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्क्वायर ऑफ करंट इज रेजिस्टेंस, ऐसा भी कुछ डिफाइन कर देते हैं, लेकिन ऐसा अपन जरूरत नहीं है ना। तो ये बेसिक आइडिया है रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस पढ़ा है तो क्या डिस्कस